नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट स्टडी विद जीत सर में। मैं हूं आपका साथी जितेंद्र कुमार। दोस्तों, इस बार की कड़ी में आपके लिए लेकर आया हूं मैं प्राविधिक कला यानी कि टेक्निकल आर्ट से रिलेटेड कुछ MCQ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला। आशा करता हूं आपको ज़रूर पसंद आएगी। हालांकि इससे पहले भी हम कुछ प्रश्नों की श्रृंखलाएं अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है ज़रूर से देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इवन आप आई वाले बटन के ऊपर क्लिक करके भी वो लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। प्रश्न है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों में होती है? आंसर इसका दे रखा है 7 खाने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी M और W की चौड़ाई कितने खानों में होती है? 3, 4, 5 या 6? आंसर इसका होगा 5 खानों में M और W जो है लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं? जब हम लोग टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग जब हाथ से जब लिखते हैं मैन्युअली, तो वहाँ पे कितने अक्षरों का हमें स्पेस छोड़ना होता है? तो 2 लेटर्स के बीच में 2 अक्षरों का हमें स्पेस छोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रत्येक अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है? यानी जो स्लैंग जो होते हैं, इटैलिक लेटर्स लिखते हैं, उनका झुकाव कितना होना चाहिए? तो 75 डिग्री। अगला प्रश्न है, वह कोण जिसका मान 180 अंश होता है उसे क्या कहते हैं? संपूरक, पूरक, कृतक या ऋजु? तिर्यक या ऋजु? तो ऋजु कोण हो गया है। दोस्तों, नीचे दे रखा है कि ऋजु कोण क्या होता है। एक पूरी स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर 180 डिग्री का कोण बनता है ऊपर की तरफ, पूरा वह ऋजु कोण कहलाता है, यानी कि स्ट्रेट एंगल कहलाता है। अगला प्रश्न है, वह 2 कोण, जब 2 कोणों के मापों का योग 180 पाया जाए तो उस कोण को क्या कहते हैं? 2 कोण और उनका दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, उसे कहते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि इस रेखाखंड के ऊपर 2 कोण बने हैं, एक 50 डिग्री का, एक 130 डिग्री का है, तो दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री हो गया। तो यह जो कोण है कहलाते हैं संपूरक कोण। अगला प्रश्न है, साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? तो 2 प्रकार के माप साधारण मापनी पर दिखाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, विकीर्ण मापनी यानी कि जो डायगोनल जो स्केल होती है पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? तो उस पर लगातार 3 माप दिखाए जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक विकीर्ण मापनी का उदाहरण आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निरूपक भिन्न में अंश होता है, हर से क्या होता है? तो अंश और हर जो 2 होते हैं, तो निरूपक भिन्न जो होती है, भिन्न संख्या में अंश और हर में क्या होता है? तो यह जो है वो बड़ा होता है, छोटा होता है। हर क्या होता है? छोटा होता है। अगला प्रश्न है, निरूपक भिन्न का अंश यानी कि जो न्यूमरेटर है वो सदैव क्या होता है? तो निरूपक भिन्न में अंश हमेशा एक ही रखा जाता है, जैसा कि इसमें दे रखा है। अगला प्रश्न है, विकीर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितनी नापें यानी यूनिट अंकित कर सकते हैं? तो विकीर्ण मापनी पे कितनी कर सकते हैं? तो 3 कर सकते हैं, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था कि 3 यूनिट हम लोग कर सकते हैं। कौन कौन सी है? किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर, 3 हम इकाइयाँ उसमें हम शो कर सकते हैं विकीर्ण मापनी के ऊपर। अगला प्रश्न है, वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम होता है उसे क्या कहते हैं? याद रखिए साथियों, उसे न्यून कोण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसी रेखा जो 2 या 2 से अधिक रेखा को काटे उसे क्या कहते हैं? उस रेखा को कहते हैं साथियों त्रियक रेखा। 2 रेखाखंडों को काटने वाली रेखा को त्रियक रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर साथियों वर्ग जो है, जिसका प्रत्येक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, उसकी आमने सामने की सभी भुजाएं एक समान होती है। अगला प्रश्न है, जब 2 कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो ये कोण क्या कहलाते हैं? तो 90 डिग्री, जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री होगा उन कोणों को पूरक कोण कहते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, निरूपक भिन्न जो है उसकी इकाई क्या होती है? तो निरूपक भिन्न की कोई इकाई नहीं होती है, इसका स ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, विकीर्ण मापनी निम्न में से किसके द्वारा कितनी नापें एक साथ प्रदर्शित की जा सकती है? तो विकीर्ण मापनी पे एक साथ जो है 616 वर्ग सेंटीमीटर की माप जो है वो दर्शाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, समपरिणाम मापनी बनाने में प्रयुक्त रेखाओं का कोण क्या होता है? तो एक समपरिणाम मापने के लिए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी इसका द ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जिस कला में केवल लंबाई और चौड़ाई का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस कला में केवल लंबाई और चौड़ाई का पता होता है उसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल यानी कि द्विआयामी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? यानी आयताकार उसके साइड्स होती है, तो किस में होते हैं दोस्तों? वो प्रिज्म में होते हैं, क्योंकि घन जो है उसमें भी हालांकि आयताकार
हो सकते हैं यदि घनाभ होता तो आयताकार होते, परंतु घन है इसलिए यहाँ पे उसमें वर्गाकार होते हैं। शंकु में वक्राकार होते हैं और सूची स्तंभ जो है वो एक अलग चीज़ है। तो समपार्श्व यानी प्रिज्म जो होते हैं उसमें आयताकार फलक होते हैं। कैसे, आप आगे कुछ मैं फोटो दिखाऊंगा उसमें समझ पाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी आधारक क्षैतिज के समांतर किसी पंचभुजाकार प्रिज्म यानी समपार्श्व का अनविक्षेप क्या होगा। यह अनविक्षेप क्या होता है साथियों, जो ऊपर से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे अनविक्षेप, ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे। तो इसका पूछ रहा है कि पंचभुजाकार का प्रिज्म, तो इसका जो ऊपर वाला जो भाग होगा वो कैसा होगा। तो नीचे से यदि जाहिर सी बात है यदि पंचभुजाकार है तो उसका ऊपर वाला पार्ट भी क्या होगा, पंचभुजाकार ही होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है, समपंचभुज। अगला प्रश्न है, एक घन में कितने फलक दिखाई देते हैं। एक घन में कितने फलक होते हैं एक्चुअली, तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि प्रत्येक जो घन होता है उसमें 6 फलक होते हैं, 4 साइड में और एक ऊपर और एक नीचे की तरफ, तो 6 फलक टोटल होते हैं। यदि कोनों की बात की जाए कि इसमें कितने कोने होते हैं तो आप काउंट कर सकते हैं कि कोने कितने हो जाएंगे, 12 कोने हो जाएंगे, किनारे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। तो प्रत्येक फलक जो होता है उसका प्रत्येक जो इसका पार्ट है वो कैसा होता है साथियों, वर्गाकार ही होता है। हमें याद रखना ये वर्ग के आकार का होता है, क्योंकि घन है, घनाभ होता है, तो घनाभ होता तो आयताकार होता, घन है तो ये वर्गाकार ही होगा। तो इसका सही ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है, त्रिभुजाकार समपार्श्व यानी प्रिज्म में कितने पार्श्व होते हैं। तो त्रिभुजाकार जो प्रिज्म होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें कितने पार्श्व यानी कितने भाग प्लेन भाग हैं एकदम आयताकार वाले। तो यहाँ पे इसके 3 पार्ट आयताकार है। हालांकि जो रेड कलर का आप देख पा रहे हैं ये त्रिभुजाकार है, परंतु जो आप देख पा रहे हैं लगभग हरे रंग का, तो इसमें ये 3 पार्ट होते हैं। तो इसके 3 भाग हो गए पार्श्व, यानी कि प्लेन और आयताकार या वर्गाकार जो पार्श्व हो यहाँ पे कितने हैं, 3 है। अगला प्रश्न है, किसी भी समपार्श्व यानी प्रिज्म का पार्श्व किस आकार का होता है। तो अभी देखा हमने इसका आकार क्या है, आयताकार इसका होगा। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो येलो कलर और उधर जो आप सैफरन कलर में देख पा रहे हैं तो ये आयताकार इसका पार्ट हो गया, जबकि ब्लू कलर में जो है इसका ये अनुविक्षेप है, यह कैसा है, ये त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न है, त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिरे का आकार क्या होगा। तो जैसा कि ऊपर वाले में देख सकते हैं कि ये जो प्रिज्म है इसका ऊपर वाला भाग कैसा है, त्रिभुजाकार ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। सूची स्तंभ, शंकु, गोला या फिर घन। तो इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है सूची स्तंभ। ये क्या होता है हालांकि मैंने जानने की कोशिश की है, बट हिंदी है तो ये अंग्रेजी का रूपांतरण सही से मिला नहीं, तो जानकारी नहीं दे पाऊंगा इसके संबंध में मैं। अगला प्रश्न है, किसी शंकु का आधार किस आकार का होता है। तो शंकु जो होता है उसका आधार क्या होगा, उसका जो बेस होता है वो कैसा होता है। कौन, जैसे कि हमारी जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं तो उसका कौन क्या होता है, उसका आयताकार होता है, वो वर्ताकार होता है, नीचे से ऊपर से शंकु होता है तो वर्ताकार। हालांकि आप इस आर्ट में देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में कि ये जो कोन है इसमें इसका जो आधार है वो कैसा है, गोल है। हालांकि चित्र में आपको अंडाकार दिख रहा होगा, लेकिन ये वाकई में क्या है, गोल है। अगला प्रश्न है, यदि एक बेलन का एक सिरा वर्ताकार है तो दूसरा कैसा होगा। तो जाहिर सी बात है बेलन दे रखे हैं, ऊपर का यदि वर्ताकार है तो नीचे का भी क्या होगा, वर्ताकार ही होगा, जैसा कि आप इसमें देख पाएंगे। अगला प्रश्न है, पंचभुजाकार सूची स्तंभ के कुल कितने त्रिभुजाकार पार्श्व होंगे। पंचभुजाकार की बात करें, इसकी 5 भुजाएं हैं। ये सूची स्तंभ की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही हमने एक पेंटागन देखा था, उसमें क्या थे, ये 5 भाग थे उसके। ये देखिए, तो इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें त्रिभुजाकार वाले भाग कितने होंगे। तो हालांकि यही इसमें पूछा गया है, जैसा कि ये क्वेश्चन है, कितने त्रिभुजाकार पार्श्व होंगे। तो उसके अंदर जो त्रिभुजाकार वाले पार्ट हैं वो हो जाएंगे 5। जब आप गौर से इसको देखेंगे तो आपको 5 इसके भाग देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, ये कुछ आकृतियां हैं दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए। क्यूबॉइड है यानी घनाभ है, कौन है, शंकु है, क्यूब है, आपका प्रिज्म है, स्फीयर है, सिलेंडर है, ये अभी आपको नॉलेज होना चाहिए। इनके आधार पर प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं यदि आप इनको मालूम है, आपको इनके आकार कैसे होते हैं, तो जरूर से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी गोले का उत्छेद और अनुविक्षेप यानी कि शीर्ष दृश्य और सम्मुख दृश्य क्या होगा। यानी कि फ्रंट से कैसा दिखेगा, उसको काटने पे कैसा दिखेगा और ऊपर से कैसा दिखेगा। तो वृत्त जो है वो कैसे भी कंडीशन में हो हमेशा कैसा दिखेगा, वृत्त ही दिखेगा, यानी वृत्त भी बटा वृत्त इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
क्षैतिज समतल पर अपने सिरे पे खड़े बेलन का उत्छेद यानी कि सम्मुख दृश्य कैसा होगा। एक बेलन है, यदि वो सामने खड़ा हुआ है तो उसका दृश्य कैसा होगा, आयताकार होगा। कैसे, जैसा कि आप इसमें देख पाएंगे, यहाँ पे ये बेलन है, इस बेलन को यदि हम ओपन करते हैं तो इसमें से हमें दो क्या मिलेंगे, दो वृत्त मिलेंगे और एक जो है हमें आयत मिलेगा। तो इस प्रकार से आयताकार इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक त्रिभुजाकार समपार्श्व यानी कि प्रिज्म अपने सिरे पर क्षैतिज तल पे खड़ा है तथा सिरे की एक भुजा ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है तो उसका अनुविक्षेप क्या होगा। अनुविक्षेप यानी ऊपर वाला पार्ट कैसा होगा। तो आप ये देख पाइए, यहाँ पे जो प्रिज्म है ये सीधा एक धरातल के ऊपर रखा हुआ है, खड़ा किया गया है, तो इसका ऊपर वाला पार्ट है वो कैसा दिखेगा। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म है तो इसका ऊपर वाला पार्ट भी कैसा होगा, त्रिभुजाकार ही दिखेगा, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। गौर से देखेगा, पॉज करके आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शंकु तथा बेलन का पार्श्व किस आकार का होता है। तो शंकु और जो बेलन होते हैं उनका पार्श्व यानी उनका सरफेस कैसा होता है, तो वक्राकार होता है, यानी कर्व शेप में होता है, ना समतल होता है और ना पूरा गोल होता है, वो क्या होता है, एक तरीके से गोल ही होता है, वक्र में होगा। तो ये इस प्रकार से होता है। अगला प्रश्न है, एक घन में कितनी कोरें होती हैं। तो कोर या फिर कितने किनारे होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था, इसमें कितने कोर हो गए, इसमें कितने कोने हैं। तो टोटल आप जब कोने काउंट करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें 12 कोने बने हुए हैं। एक फलक पे 4 कोने हैं, इस प्रकार से दूसरे पे 4 हो जाएंगे और बाकी के क्या हो जाएंगे, इधर ऊपर नीचे की तरफ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल 12 इसमें क्या होते हैं, कोने होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो घन, शंकु और प्रिज्म तीनों में त्रिभुजाकार नहीं होंगे। यदि प्रिज्म त्रिभुजाकार है तो होगा, लेकिन यहाँ पे जो पिरामिड है, जैसा कि दे रखा है ऑलरेडी, इसके फलक हैं, इसके जो पार्ट हैं, इसकी साइड से कैसी होती है, वो त्रिभुजाकार ही होती है। ये आप पिरामिड देख सकते हैं कि इस पिरामिड के प्रत्येक भाग कैसे हैं, त्रिभुजाकार हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड्स बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं। एक वर्गाकार की बात करें तो वर्गाकार जब प्रिज्म होगा तो उसमें आयताकार फलक कितने होंगे, तो 4 फलक होंगे। कैसे होंगे, आप इसमें देख पाइए। ये वर्गाकार प्रिज्म है, यानी एक तरीके से घना भी कह सकते हैं हम इसको, जिसमें आप देख पा रहे हैं इसके जो 4 साइड है वो आयताकार है। ऊपर वाला पार्ट और बिल्कुल जस्ट नीचे वाला पार्ट क्या होते हैं, वर्गाकार हैं। तो ग्रीन वाले आप शेप में देख पाएंगे कि यहाँ पे जो ऊपर और नीचे वाला पार्ट वर्गाकार होगा, लेकिन शेष जो 4 फलक वो क्या है, आयताकार है। और इसके बाजू में जो एक ड्राइंग है उसमें घन और घनाभ एक तरीके से आकृति आप देख पा रहे हैं। वास्तव में इनको हम प्रिज्म भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी त्रिआयामी कला का उदाहरण है। तो त्रिआयामी कला जो है उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, मूर्तिकला, क्योंकि काव्य, चित्रकला और संगीत कला तीनों त्रिआयामी नहीं है, इनमें 2 ही आयाम होते हैं। चित्रकला में 2 आयाम होते हैं, संगीत और काव्य कला में कोई आयाम की हम लोग बात ही नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मूर्तिकला। हालांकि चित्रकला में त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु वह द्विआयामी ही होता है। अगला प्रश्न है, षष्ठभुजाकार समपार्श्व यानी कि 6 भुजाओं वाले प्रिज्म में कुल कितने आयताकार फलक होंगे। तो 6 भुजाकार होगा तो जाहिर सी बात में इसमें कितने फलक होंगे, कितनी साइड्स होंगी, 6 साइड होगी इसमें। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो है 6 भुजाओं वाला एक प्रिज्म है, इसमें 6 भुजाओं में आयत हैं कितने, आप फ्रंट वाले पार्ट में आप आयत देख सकते हैं। जब काउंट करेंगे तो कितने होंगे, 6 ही होंगे, क्योंकि 6 कोण है तो 6 ही उसमें आयताकार फलक होंगे। अगला प्रश्न है, किसी ठोस का आधार वर्ताकार होता है। किस ठोस का, हालांकि यहाँ पे ठोस लिखा हुआ है, किस ठोस पदार्थ का आधार वर्ताकार होता है। तो घन, समपार्श्व, सूची स्तंभ का नहीं होता है। शंकु जो होता है उसका आधार है, उसका जो बेस होता है वो क्या होता है, गोल होता है, यानी वर्ताकार होता है। इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं, यानी उसके जो साइड्स हैं वो क्या होती है, वर्ग होती है। तो जैसा कि घन, यहाँ पे इसका आंसर है, एक घन में उसकी सारी की सारी भुजाएं या उसके सारे जो फलक होते हैं वो कैसे होते हैं, चौकोर होते हैं, यानी कि वर्गाकार होते हैं, वर्ग के आकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वर्गाकार प्रिज्म यानी समपार्श्व का अनुविक्षेप और उत्छेद यानी कि उसका सामने का भाग और ऊपर वाला भाग क्या होगा जबकि प्रिज्म अपने आधार पे खड़ा हुआ है। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था, एक प्रिज्म देखा था ग्रीन वाला, ऊपर देखा अभी थोड़ी देर पहले हमने, तो उसमें जब वो खड़ा होता है तो उसके ऊपर वाला भाग कैसा होगा, वर्गाकार होगा, और उसके साइड वाले कैसे होंगे, आयताकार होंगे। ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला देखिए, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो साइड वाले जो पार्ट है वो कैसे हैं, आयत हैं, लेकिन ऊपर वाला भाग क्या है, वर्ग है। तो आप समझ ही गए होंगे इसको। तो अगला प्रश्न है, वह कौन सा तल है जिस पर अनुविक्षेप पाया जाता है। अनुविक्षेप कौन से तल पे होता है, तो ऊर्ध्वाधर समतल। जब किसी समतल भाग के ऊपर यदि कोई चीज़ खड़ी हुई है तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट है ऊर्ध्वाधर, यानी कि उसका जो ऊपर वाला पार्ट है
वो अनुविक्षेप होता है, यानी कि वह ऊपर का उसका शीर्ष भाग होता है। अगला क्वेश्चन है किसी वर्गाकार प्रिज्म का अनुविक्षेप शीर्ष दृश्य क्या होगा जबकि प्रिज्म आधार पे खड़ा है। तो वही वाला क्वेश्चन है जिससे भी थोड़ी देर पहले दिखाया था। उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो कैसा होगा, वर्ग होगा। आप क्वेश्चन की भाषा को समझने का प्रयास कीजिएगा, आप आराम से कर पाएंगे। अगला प्रश्न है किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं मिलती हैं। दो साथियों, सबसे पहले आप समझिए कि सममित दृश्य क्या होते हैं। यानी कि कोई भी त्रिआयामी जो चीज़ होती है उसको द्विआयामी भाव या द्विआयामी तल पे दिखाना या द्विआयामी तरीके से दिखाना क्या होता है, सममितीय दृश्य होता है। जैसा कि आप इस दृश्य में देख पाएंगे कि यहाँ पे एक घन जो है, एक क्यूब जो वो दिखाया गया है, लेकिन ये 3D है, लेकिन वास्तव में इसको 2D के तरीके से दिखाया गया है। तो ये क्या होता है, सममितीय दृश्य होता है, जिसको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलेंगे। तो अपना जो क्वेश्चन है वो है कि इसकी कितनी विमाएं होती है। तो उसकी 3 विमाएं होती हैं, यानी कि 3 फलक होते हैं। विमाएं से तात्पर्य 3 उसके फलक होंगे। कितना पार्ट दिखेगा, एक घन है हमारे सामने बना हुआ है तो उसके 3 भाग ही नजर आएंगे ना हमें, ABC करके सिर्फ 3 भाग दिखेंगे। अगला प्रश्न है कि सममितीय विक्षेप यानी चित्रण में किस कोण का प्रयोग करते हैं। तो 30 डिग्री का करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं आप इसमें देखिए। यहाँ पे देखिए ऊपर 120 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन नीचे कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जब हमें किसी अनुविक्षेप को जब हमें किसी सममितीय आकृति को बनाना होगा तो वहाँ पे 30 डिग्री का कोण हमें रखना होता है। तो और इसके 3 फलक दिख रहे हैं साथियों, देखिए आप, एक लाइट वाला पार्ट, एक कम लाइट है और एक बिल्कुल डार्क वाला पार्ट है। तो इसके 3 फलक नजर आते हैं, 3 विमाएं नजर आती हैं। अगला प्रश्न है सममितीय चित्रण यानी कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का आविष्कार कैम्ब्रिज निवासी प्रोफेसर फेरिस ने किस साल किया था। तो 1820 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मकान बनवाने में प्रयुक्त एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होता है। उसका सम्मुख यानी उसको कैसे नजर आती है। तो जैसा कि हमें पता है ईंट है, आयताकार ही होगी। अगला प्रश्न है सममितीय चित्र में छपे हुए भागों को कौन सी रेखा द्वारा दिखाया जाना चाहिए। यानी कि 2 भाग छिपे हुए हैं, जैसा कि मैंने देखा, हमने एक वर्ग बनाया है तो जो पार्ट अंदर की तरफ चले गए हुए हैं तो उनको गहरी बिंदुओं से दर्शाएंगे। उसको गहरी बिंदुओं से हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर वाले भाग को दर्शाते हैं, जैसा कि आप ऊपर वाले कुछ आर्ट वर्क्स में देखिएगा। अगला क्वेश्चन है सममितीय चित्रण में वस्तु का प्रत्येक माप निर्दिष्ट माप के अनुसार कैसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर, यानी कि जो भी माप होता है उसके अनुसार ही वह होता है। अगला क्वेश्चन है सममितीय चित्रण में एक घन के तीनों किनारे जो एक ठोस समकोण बनाते हैं, तो तीनों किनारे एक दूसरे के अंश के साथ कितना कोण बनाते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कितना डिग्री का कोण था, 120 डिग्री का कोण था, और डाउन साइड में कितना था, 30 डिग्री का कोण था। ये भी आपको देख ही चुके हैं। अगला प्रश्न है सममितीय सेमी शुद्ध सेमी से क्या होता है। तो सममिति की जो सेमी होती है वो एक्चुअल सेमी से क्या होती है, छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है सममितीय चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं। तो सममितीय चित्र जब बनाते हैं सबसे पहले आधार रेखा यानी क्षैतिज रेखा का जो है खींचा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे साथियों कुछ कोण दे रखे हैं। ये कोण कैसे होते हैं, एक पूरा का पूरा आप वर्क देख पा रहे हैं, तो इसमें आप 180 डिग्री जो पूरी स्ट्रेट जो लाइन होती है वह पूरी 180 डिग्री का कोण होता है। उसके ऊपर जिस तरफ न्यून कोण दे रखा है, समझने का प्रयास कीजिए। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से कम वाला जो पार्ट होता है उसको न्यून कोण कहते हैं, लेकिन 90 डिग्री से बाद और 180 से कम वाला जो पार्ट होता है उसको अधिक कोण कहते हैं, जैसे कि अधिक कोण यहाँ पे लिख रखा है। और वृहद कोण जो पूरा का पूरा जो पार्ट है वो अधिक कोण के अंतर्गत आ गया है। यहाँ पे आप देखिए न्यून कोण जैसे कि आप देख पा रहे हैं 90 डिग्री से कम का है। अधिक कोण क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है। इसी हिसाब से समकोण क्या हो जाएगा, पूरा 90 डिग्री का कोण क्या होता है, समकोण होता है 90 डिग्री का। ऋजु कोण जैसा कि हमने पढ़ा था 180 डिग्री का जो कोण होता है पूरा वह ऋजु कोण कहलाता है। वृहद कोण क्या हो जाएगा, जो 180 से भी पार कर जाता है। देखिए आप देख पा रहे हैं कि 180 तो पूरा का पूरा स्ट्रेट होता है, लेकिन इससे भी डाउन आ रहा है तो वृहद कोण कहलाता है। और यदि पूरा का पूरा घूम जाता है तो 360 डिग्री का कोण होता है। 180 ऊपर और 180 नीचे टोटल करके 360 डिग्री कोण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन थे। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप यदि ऐसे कुछ और क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आशा करूंगा कि आपके लिए कुछ इस प्रकार के और प्रश्न मैं उपलब्ध करवा सकूं। तो अपने साथियों के साथ साझा कीजिएगा अच्छा लगता है तो, और बाकी के वीडियो ज़रूर देखिएगा आपने अभी तक नहीं देखे हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।